नमस्कार दोस्तों। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम सिलेबस आधारित टॉपिक चल रहे हैं और क्रम अनुसार जारी हैं। लास्ट टाइम में आपने देखा होगा राजस्थान की जो जनजातियां हैं एवं जनजातीय क्षेत्र, उनके बारे में विस्तार पूर्वक हमने जाना था, देख लिया था अच्छे से। और आज का जो टॉपिक है मित्रों, बहुत ही शानदार टॉपिक है। राजस्थान के जो धात्विक और अधात्विक खनिज हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है, वीडियो भी लंबा ही बनेगा, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखें जिससे एक टॉपिक अच्छे से आपके तैयार हो सके और निश्चित तौर पर इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए मित्रों, क्या दिया हुआ है इसके अंदर। प्रत्येक की परिभाषा देखेंगे, प्रत्येक के बारे में अच्छे से पॉइंट के बारे में डिटेल पूर्वक आपको बताया जाएगा। देखिए, राजस्थान में खनिज संसाधन। राजस्थान राज्य का भू विज्ञान, जिसको जियोलॉजी बोलते हैं, प्रत्येक दृष्टिकोण से अद्वितीय है। देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। विविधता की बात हो चाहे खनिजों की उपलब्धता की बात हो, तो राजस्थान अपना सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। कहने का मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज तत्व उपलब्ध होते हैं और काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर इसीलिए कहा जाता है मित्रों, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में खनिज उपलब्ध होते हैं यहाँ पर। इसलिए क्या कहते हैं राजस्थान को खनिजों का अजायब घर। यहाँ 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं और इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। तो 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार और इनमें से वर्तमान की अगर बात की जाए तो 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। खनन का मतलब उनको खोद करके निकालना। मुख्य बिंदु देखिए खनिज संसाधन से संबंधित। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान की बात की जाए तो पूरे देश में दूसरा स्थान राजस्थान का है और प्रथम स्थान है झारखंड का। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से, यानी इतने खनिज उपलब्ध हो रहे हैं राजस्थान में कि पूरे देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद में। और खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। ये मुख्य बिंदु दे रखे हैं, कुछ ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रत्येक को। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है आपका रॉक फॉस्फेट। सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज उपलब्ध है वो कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। राजस्थान में सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। यहाँ पर जो सीसा है, जस्ता है, ये अयस्क है, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट है, ये सिर्फ राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। चांदी हो, कैल्साइट, जिप्सम, ये भी राजस्थान में ही उपलब्ध होते हैं, या लगभग मान लीजिए। राजस्थान देश में बोल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर, स्टीएटाइट, फेल्सपार एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। ये कुछ अयस्क हैं मित्रों, अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। राज्य का आयामी और सजावटी पत्थर यथा जैसे आपके संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान अपने राज्य का है, राजस्थान का। भारत में सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक है, यानी अत्यधिक मात्रा में सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण प्रसिद्ध हैं, जैसे आपका देखिए ताबा नगरी खेतड़ी में पड़ता है, वह संगमरमर नगरी मकराना में पड़ता है। तो ये कुछ नगर या कस्बे हैं जो खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध हैं राजस्थान में। खेतड़ी का ताबा नगरी और संगमरमर नगरी है मकराना का। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है, जैसे संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, बोलस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन तथा तांबा। ये कुछ खनिज हैं
इनके नाम हैं और ये लगभग राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए मित्रों, बार बार ये शब्द आएंगे, खनिज है, अयस्क किसे कहते हैं, या चट्टानों के बारे में जानकारी। तो ये टॉपिक इसी प्रकार का है, तो इनके बारे में पहले पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्रत्येक की परिभाषा को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। सबसे पहले देखते हैं खनिज की परिभाषा। खनिज किसे कहते हैं? तो देखिए मित्रों, भूमि से खनन प्रक्रिया यानी खोद करके खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुणों वाले पदार्थ जो कि मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे रासायनिक और भौतिक गुणों वाले पदार्थ जो कि मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं, उनको खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है भूमि से। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। और खनिजों के निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कारण इन्हें जैविक तथा अजैविक खनिजों के रूप में भी विभाजित किया जाता है। जैसे आपके कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं, तथा लोहा, मैग्नीज, अभ्रक आदि अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो कोयला व प्राकृतिक तेल तो क्या है? आपके जैविक खनिज हैं, और बाकी अन्य जो दे रखे हैं लोहा, मैग्नीज, अभ्रक आदि अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो कई बार इनमें अंतर के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे इनको। अब दूसरी परिभाषा देखिए, अयस्क के बारे में जानते हैं। ये बार बार शब्द आएंगे, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है पहले। अयस्क देखिए वह खनिज जिनमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण है, यानी निष्कर्षण का मतलब उसमें शुद्धता के आधार पर या उसका शुद्धिकरण करना। निष्कर्षण सरलतापूर्वक अधिक मात्रा में एवं कम खर्च में किया जा सकता है, उन खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जो खनिज जिनमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण या उसका शुद्धिकरण सरलतापूर्वक अधिक मात्रा में एवं कम खर्च में किया जा सकता है, उस खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क, जितने भी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जितने भी अयस्क हैं आप निकालते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं, जैसे आपका लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। यानी इनको खान से खोद कर निकाला जाता है, जितने भी खनिज हैं। खनिज और अयस्क में अंतर देख लीजिए पहले, फिर कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से अयस्क हैं, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले अंतर देखते हैं। खनिज देखिए, जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब धातुएं देखो मित्रों, धातुएं आपकी चमकदार होती हैं, जिनमें चमक होती है वो धातुएं होती हैं। चमक होती है, कठोरता का गुण इनमें देखने को मिलता है, कठोर होती हैं। और जिन पर चोट पहुंचाने से, जिन जिन पदार्थों पर चोट पहुंचाने से वो आकार में वृद्धि करते हैं, आकार में वृद्धि करते हैं, वो भी आपके क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और इनके अलावा जिनमें चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता का गुण देखने को नहीं मिलता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हैं। यानी इनका आकार बढ़ाया जा सकता है चोट पहुंचाने से या दबाने से, चमक इनमें देखने को मिलती है, कठोरता का गुण इनमें, यानी आसानी से इनको दबाया नहीं जा सकता है, कठोर होते हैं काफ़ी, तो इनको धातु बोलते हैं। प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से आपके समझ में आएगा मित्रों, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर आप रट कर याद करेंगे, इसको रटेंगे। तो रटना नहीं है, समझना है। जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं, उन खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो दोनों की परिभाषाएं। दूसरा पॉइंट खनिजों में दे रखा है, अनेक खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा काफ़ी बड़ी मात्रा होती है, जबकि अन्य में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होती है। खनिजों में जो धातु हैं उनमें धातु की जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। धातुओं की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में पर्याप्त होती है, यानी धातुओं की जो प्रतिशत मात्रा है वो अयस्कों में भी देखने को मिलती है। ये अंतर है दोनों में। कुछ खनिजों में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होती हैं, जो धातु के निष्कर्षण, निष्कर्षण ये शब्द बार बार आ रहा है, इसका मतलब है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, धातु के निष्कर्षण में
रुकावट डालती हैं, यानी धातुओं को जब शुद्धिकरण किया जाता है तो उसमें रुकावट डालती हैं, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं खनिजों में। और अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, यानी उनका पहले शुद्धिकरण किया जाता है फिर अयस्क बनते हैं आपके, तो उनमें तो अशुद्धियाँ होती ही नहीं हैं। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण में लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, सभी खनिज अयस्क भी नहीं होते हैं, यानी जितने भी खनिज हैं उनको धातु निष्कर्षण में या धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये अंतर है अयस्क और खनिज में। अब एक टॉपिक और आएगा मित्रों, इसमें चट्टानें आएंगे आपके टॉपिक में, क्योंकि चट्टानों के जहाँ पर चट्टानें हैं वहाँ से भी खनिज और अयस्कों का खनन किया जाता है। तो चट्टानों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, चट्टानें क्या होती हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं। और जैसे आग्नेय चट्टान है तो उसको आग्नेय क्यों बोलते हैं, अवसादी है, कायांतरित है, तो इनको क्यों बोला जाता है इस नाम से, वो भी देखते हैं। आग्नेय चट्टान वह चट्टानें हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है, यानी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी में तो इनसे पदार्थ निकलते हैं मैग्मा या लावा, तो इनसे किसका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय यानी अग्नि से संबंधित। जब तप्त एवं तरल मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, पहले गर्म रहता है तपता हुआ, और तरल यानी बहता हुआ, तो वह मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, जमने के पश्चात और ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। किस प्रकार की, आग्नेय चट्टानों का निर्माण। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन चट्टानों का ही निर्माण हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे इसको। चट्टान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी शुरू में आग का गोला थी जो समय के साथ ठंडी हुई, जिसे प्रकृति का निर्माण हुआ। इसी निर्माण में पृथ्वी में कई जगहों पर टूट फूट और उथल पुथल के परिणाम स्वरूप चट्टानों का निर्माण हुआ। ऐसे तो पृथ्वी के भूगर्भ में कई तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मुख्य तत्व ऐसे हैं जो चट्टान बनाने में उपयोगी होते हैं। तो देखिए कौन कौन से तत्व हैं। ऐसे तो विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं, परंतु 8 मुख्य तत्व ऐसे हैं जिनमें लगभग 98% चट्टानों का भाग बना होता है। तो आइए जानते हैं इन तत्वों के बारे में। 8 मुख्य तत्व हैं जो चट्टानों का निर्माण करने में सहायक होते हैं, और ये तत्व हैं आपके, देखिए 8 तत्व है। ऑक्सीजन 47% इसकी भूमिका होती है, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5% है। और ये तो मुख्य हो गए, इनके अलावा देखिए और भी हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये जो तत्व हैं ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, चट्टान का निर्माण करते हैं मित्रों। किसका निर्माण करते हैं, चट्टान का। तो ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये चट्टान की बात हो गई। अब देखते हैं चट्टान के प्रकार कौन कौन से हैं। ये वैसे देखिए मित्रों इतने डिटेल आपके नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए मित्रों। एक टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं अयस्कों के बारे में, खनिज के बारे में, या धात्विक या अधात्विक खनिजों के बारे में आप जान रहे हैं, तो प्रत्येक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके टॉपिक अच्छे से तैयार हो पाएगा। चट्टानों के प्रकार देखिए, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, और इनमें पहली आपकी दे रखी है आग्नेय चट्टानें, जो अभी आपको ऊपर बताई है। ये देख सकते हैं डायग्राम में, इस प्रकार का कोई पत्थर होता है, ये आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, आग्नेय चट्टानों का। इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही होता है। जितनी भी अन्य चट्टानें बनती हैं मित्रों, वो आग्नेय चट्टान से ही निर्मित होती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें। इसका निर्माण ज्वालामुखी फटने से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने और जमने से होता है। ये ऊपर पढ़ लिया आपने, इसलिए इनको आग्नेय भी कहते हैं। और आग्नेय का तात्पर्य यहाँ ज्वालामुखी उद्गार से, यानी ज्वालामुखी से इसका उद्गम होता है आग्नेय चट्टानों का। और विशेषताएं देखिए आग्नेय चट्टान की, इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, एक के ऊपर इस प्रकार से परतें नहीं पाई जाती हैं, और न ही जीवाश्म, जैसे आपके कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, जीवाश्म है। और जीवाश्म आपको पता ही होगा मित्रों, जैसे भूमि में उथल पुथल हुई पृथ्वी में,
तो उथल पुथल के समय भूमि के अंदर गहराई में बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु ये दब गए थे। काफ़ी वर्षों के बाद में भूमि में आपको पता है टेम्परेचर रहता है, तापमान और दाब, टेम्परेचर और दाब या प्रेशर के मिलने से ये जो आपके पेड़ पौधे हैं वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में निर्मित हो गए। उनको ही क्या कहा गया, जीवाश्म कहा गया। तो ये याद रखेंगे, इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं और नई जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आपकी आग्नेय चट्टानों में नहीं देखने को मिलते हैं। यह चट्टानें धात्विक खनिजों से क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। धात्विक खनिजों से, धातुएं जैसे लोहा, सोना, चांदी, निकिल, तांबा ये देखने को मिलते हैं इन चट्टानों में। अब देखिए मित्रों, दूसरी आपकी अवसादी चट्टानें ये इस प्रकार की होती हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप अवसादी चट्टानें, इसके बारे में डिटेल देखिए। इन चट्टानों का विस्तार सतह पर सबसे ज़्यादा होता है और इसका निर्माण अवसादों के सतह पर जमा होने से होता है। इसमें परतें भी पाई जाती हैं, अतः क्रिस्टल का क्या होता है, अभाव होता है। जीवाश्म पाया जाता है, कोल, पेट्रोलियम गैस इसी से संबंधित होते हैं। अवसादी चट्टानों में अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानें मृदा के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट हैं अवसादी चट्टानों से संबंधित। कोल, पेट्रोलियम गैस ये सभी इसमें देखने को मिलते हैं, खनिज इसमें पाए जाते हैं। मृदा का जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों के द्वारा होता है। क्रिस्टल का अभाव होता है, कई प्रकार की परतें इसमें देखने को मिलती हैं। आगे पॉइंट देखिए, इसमें अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सभी जितनी भी चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय चट्टानों से ही बनती हैं। और आग्नेय चट्टानें हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती हैं, जैसे यहाँ पर थी। और आपको पता है तरल रूप में रहती हैं शुरुआत में, और वो आगे बढ़ती हुई हवा और पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती हैं। तो इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों से बनने के कारण ही इन चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। और तीसरी यहाँ आपकी कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक ये हैं। देखिए डायग्राम में देख सकते हैं आप, कायांतरित चट्टानें इस प्रकार की होती हैं और इनके बारे में डिटेल देखते हैं। टॉपिक लंबा है मित्रों। इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। इसके प्रभाव में आग्नेय चट्टानों एवं अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। आग्नेय चट्टानों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, अवसादी चट्टानों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उन दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे आपकी कायांतरित चट्टानें देखने को मिलती हैं। और ये संभव किसके कारण होता है, ताप और दाब के प्रभाव के कारण। और देखिए इसमें आग, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिससे रूपांतरित रूप में अंतर, रूपांतरित कायांतरित यानी उसकी काया में अंतर चट्टानों का निर्माण होता है। अर्थात जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टानों में टूट फूट व रासायनिक क्रिया होती है, जिस कारण से उनका आकार व रूप बदल जाता है और इससे कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं मित्रों। एक होती हैं आपकी आग्नेय से कायांतरित चट्टान, आग्नेय से बनने वाली कायांतरित चट्टान। तो इसमें दो प्रकार हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब देखते हैं मित्रों, आपका एक परिभाषा और है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये शब्द बार बार आएंगे इस टॉपिक में, इसलिए पहले ही इनको देख लिया जाता है तो ठीक रहेगा। निष्कर्षण देखिए, धातुकर्मी या निष्कर्षण धातु क्रम के अंतर्गत है किसी अयस्क से धातु प्राप्त करना और उसको शुद्ध करना एवं उसकी पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करने की प्रक्रियाओं एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसके तहत है, निष्कर्षण के तहत है। आप तो इतना याद रखें इसको कि इसका मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण करना। अब विस्तार पूर्वक देखते हैं खनिज संसाधनों का वितरण। राजस्थान में खनिज संसाधन का वितरण, खनिजों का संबंध चट्टानों से होता है। चट्टानें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं और अब ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में, सीधे सीधे उदाहरण देखेंगे सिर्फ। आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों में आपका सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं। तो
तीनों में से कोई भी मान लीजिए एक उदाहरण दे दिया जाए, मैंगनीज दे दिया जाए और आपको पूछा जाए ये कौन सी चट्टानों में उपस्थित होते हैं, तो फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इनको। कायंत्रित चट्टानें, इनमें आपको देखने को मिलेंगे ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटास, नमक आदि खनिज अवसादी चट्टानों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण देखिए। राजस्थान में खनिजों का भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला दे रखा है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा है आपका ऊर्जा खनिज। तो धातु और अधातु इनके बारे में आपको बता दिया अच्छे से क्या होते हैं, परिभाषा आपको पता चल गई होगी। खनिज के बारे में बता दिया। तो अब इन टॉपिकों का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण देखिए 3 प्रकार से किया जा सकता है, सारणी बना के अच्छे से। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में देखिए आपके 2 प्रकार के आते हैं, एक लोह धातु खनिज, दूसरा अलोह धातु खनिज। यानी जिसमें लोहे की उपस्थिति होती है वो तो लोह धातु खनिज, और जिनमें लोह उपस्थित नहीं होता है वो अलोह धातु खनिज। लोह धातु खनिज में आप क्या आते हैं? लोह अयस्क, टंगस्टन, मैग्नीज ये। और अलोह धातु खनिज में आपके तांबा है, सीसा, जस्ता और चांदी। तो ये तो हो गए मित्रों आपके धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज में कई प्रकार हैं देखिए, उर्वरक खनिज, बहुमूल्य पत्थर, विद्युत उपयोगी, उष्मारोधी, उच्च ताप सहनीय एवं मृत्तिका खनिज और रासायनिक खनिज। उर्वरक खनिज में आप कहते हैं जिप्सम, रॉक और फॉस्फेट। जिप्सम, रॉक और फॉस्फेट। बहुमूल्य पत्थर में आप कहते हैं पन्ना और तांबड़ा। पन्ना और तांबड़ा। विद्युत उपयोगी आपका रहता है अभ्रक। उष्मारोधी, उच्च ताप सहनीय एवं मृत्तिका खनिज में आप कहते हैं एस्बेटास, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, वर्मेकुलेट, चीनी मिट्टी, डोलामाइट आदि। और रासायनिक खनिज में आप क्या आते हैं नमक, बेराइट, ग्रेनाइट, स्लेट आदि। तो ये पूरी डिटेल है इनके बारे में, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा ये। ऊर्जा खनिज में आप क्या आते हैं ईंधन खनिज और अणु शक्ति खनिज। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा खनिज में है मित्रों। अणु शक्ति खनिज में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इनके अलावा भी और भी होते हैं। तो मुख्य रूप से इनको याद रखेंगे आप, इस प्रकार से आप ये रेखा चित्र बना लेंगे और ध्यान में रखेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। राजस्थान में खनिज संसाधन ये था खनिजों का वर्गीकरण। अब डिटेल से इनके बारे में जानते हैं। पहला दे रखा है धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो, धातु का अंश हो यानी धातु मौजूद हो उसमें, तो उसको बोलते हैं धात्विक खनिज। इन्हें लौह तत्व की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। लौह तत्व की यानी लौह धातु है जो, वह अगर उपस्थित है तो उसके आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है धात्विक खनिजों को। और ये मानचित्र है देखिए, मानचित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये आपका उत्तर है और ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो देखिए मित्रों, उत्तर और मध्य में राजस्थान की बात की जाए या पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी खनिज नहीं है। देख सकते हैं आप डायग्राम में, मानचित्र में देख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो खनिज हैं वो आपके पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र है और कुछ मध्य क्षेत्र कह सकते हैं, और पश्चिमी क्षेत्र में थोड़ा बहुत एरिया आता है। और ये संकेत हैं तांबा, इसके लिए इस प्रकार से बनाया गया है देखिए, और सीसा और जस्ता के लिए ये है। और ये देखें यहाँ पर उदयपुर आपका, यहाँ पर सीसा जस्ता है। सिरोही में भी देखने को मिलता है, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में, बूंदी में और बांसवाड़ा में। तो ये सीसा जस्ता यहाँ पर मिलता है। लोहा, इसके लिए प्लस का साइन दिया गया है। मैग्नीज के लिए इस प्रकार से त्रिभुज का, टंगस्टन के लिए, पाइराइट के लिए। तो ये जहाँ जहाँ पर राजस्थान के मैप में देखने को मिलते हैं या राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें देखने को मिलते हैं, दर्शाया हुआ देखिए मैप में। अच्छे से देखेंगे इसको, वीडियो को रोक के, कहाँ कहाँ पर कौन से खनिज देखने को मिलते हैं। अब देखिए लोह धातु खनिज।
ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, ये लोहे अयस्क खनिज कहलाते हैं। लोहे अयस्क में मैग्नीज, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि हैं। और लोहे खनिजों में राजस्थान का भारत में चतुर्थ स्थान यानी चौथा स्थान है। राजस्थान का भारत में लोहे खनिजों के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। लोहे अयस्क देखिए, लोहा किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी है। आर्थिक विकास की क्या है? धुरी है लोहा। सुई से यानी जो उसकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विकास है, उसको बढ़ाने में सहायता करता है लोहा। सुई से लेकर विशालकाय मशीन तक सब में लोहे का उपयोग होता है। लोहे के अत्यधिक उपयोग के कारण ही वर्तमान युग को लोह इस्पात युग भी कहा जाता है। लोहे की कच्ची धातु को लोह अयस्क कहते हैं। लोहे की कच्ची धातु को लोह अयस्क कहते हैं, जैसे दमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। ये दमन भट्टियाँ हैं जो गर्म करने में जो कच्चा लोहा है उसको दमन भट्टियों की सहायता से पिघलाया जाता है या गर्म करके उसको पिघलाया जाता है। साफ की हुई लोहे की ठंडी धातु को कच्चा लोहा कहते हैं। लोहे में मैग्नीज, टंगस्टन और निकिल आदि मिलाकर विभिन्न प्रकार का इस्पात तैयार किया जाता है। लोहे में जब ये मिला दिए जाते हैं मैग्नीज, टंगस्टन और निकिल, तब क्या तैयार होता है? इस्पात। भारतीय विदेशी व्यापार संरचना में लोह अयस्क तीसरा प्रमुख निर्यात तत्व है, जिसका निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है विदेशों में, और जिसका निर्यात जापान तथा यूरोपियन देशों को किया जाता है भारत के द्वारा। लोह अयस्क के प्रकार देखिए मित्रों। लोह अयस्क में लोहे की मात्रा अलग अलग होती है। इस आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है: मैग्नेटाइट अयस्क, हेमेटाइट अयस्क, और देखिए दो, ये चारों हैं आपके: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट अयस्क। मैग्नेटाइट में देखिए लोहे की जो मात्रा होती है वो 72% तक। हेमेटाइट अयस्क में लोहे की मात्रा 60 से 70% है। और राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है। राजस्थान में पूछ लिया जाए किस प्रकार का लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट याद रखेंगे। लिमोनाइट अयस्क लोहे की मात्रा इसमें होती है 30 से 60%। सिडेराइट अयस्क है, इसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो होती है 10 से 48%। तो ये 4 प्रकार हैं, याद रखेंगे इनको। हेमेटाइट को विशेष तौर पर, क्योंकि ये राजस्थान में किस्म का लोहा प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र देखते हैं हम कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक तरफ जिला दे रखा है क्रम संख्या और दूसरी तरफ स्थान है। तो जयपुर सर्वाधिक भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं लोहा अयस्क के। और क्षेत्र हैं आपके मोरीजा, बनोल क्षेत्र, उदयपुर में नाथरा की पाल, थुर हुंडेर में ये देखने को मिलते हैं। दौसा में नीमला रायसेला क्षेत्र में। अलवर की बात की जाए तो राजगढ़ और पूर्वा, झुंझुनू में डाबला और सिंगाना में। सिक्कर में आप नीम का थाना में लोहे के अयस्क देख सकते हैं, नीम का थाना। दूसरी टंगस्टन, दूसरा जो खनिज है आपका टंगस्टन, देखिए वोल्फ्रेमाइट और सिलाइट टंगस्टन के मुख्य अयस्क हैं, याद रखेंगे इनको। टंगस्टन के अयस्क कौन कौन से हैं? वोल्फ्रेमाइट और सिलाइट टंगस्टन के मुख्य अयस्क हैं। इसका उपयोग बिजली के बल्बों के तंतु बनाने में बहुत होता है। वोल्फ्रेमाइट और सिलाइट टंगस्टन के मुख्य अयस्क हैं और इनका उपयोग किस में होता है? बिजली के बल्बों के तंतु बनाने में। अब तंतु नहीं जानते होंगे आप, तंतु क्या होते हैं? तो मित्रों, पुराने जो बल्ब आपने देखे होंगे उनमें इस प्रकार से डंडियाँ होती हैं, ऊपर की तरफ ये कांच का आवरण होता है, देखा होगा सभी ने। इस प्रकार का आपका बल्ब होता है, ये बल्ब होता है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग सी लगी रहती है मित्रों, इस प्रकार से, इस प्रकार से स्प्रिंग सी लगी रहती है। तो ये जो खड़ी डंडियाँ हैं मित्रों, ये इनको बोला जाता है तंतु। बल्बों के तंतु बनाने में फिलामेंट। टंगस्टन को दूसरी धातुओं में मिलाने पर उनकी कठोरता बढ़ जाती है और ये मिश्र धातुएं अम्ल, क्षार आदि से प्रभावित नहीं होती हैं। यानी टंगस्टन को दूसरी धातुओं में मिलाने पर उनकी कठोरता क्या है? बढ़ जाती है और ये मिश्र धातुएं अम्ल, क्षार आदि से प्रभावित
नहीं होती हैं। टंगस्टन का उपयोग देखिए, टंगस्टन का उपयोग काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र, इस्पात उद्योग में बहुतायत से इनका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का काटने के औजार इनसे तैयार होते हैं। शल्य चिकित्सा के जो यंत्र हैं वो इस्पात उद्योग में बहुतायत से इनका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन इस्पात के पुर्जे बहुत ही कठोर, टिकाऊ तथा न घिसने वाले होते हैं। जो भी पुर्जे बनाए जाते हैं इस्पात के टंगस्टन से वो बहुत ही कठोर, टिकाऊ भी होते हैं, न घिसने वाले होते हैं। राजस्थान के प्रमुख टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र देखिए प्रमुख कौन से हैं। राज्य में डेगाना यानी नागौर जिले में जो पड़ता है आपका क्षेत्र में टंगस्टन के भंडार काफ़ी मात्रा में हैं। डेगाना स्थित खान देश में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। नागौर जिले में जो पड़ने वाली खान है डेगाना क्षेत्र में, वो देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है, याद रखेंगे इसको। क्रम संख्या देखिए, जिला और स्थान। नागौर जिला है वहाँ पर डेगाना क्षेत्र में देखने को मिलता है। पाली की बात की जाए तो नाना कराब में आप टंगस्टन को देख सकते हैं। सिरोही की बात की जाए तो रेवदर व बालदा आबू रोड क्षेत्रों में। तीसरा है आपका मैग्नीज। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है। प्रकृति में ये शुद्ध रूप में नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों में मिलता है, जिन्हें अक्सर लोहे के यौगिक शामिल होते हैं। तो ये शुद्ध मात्रा में आपको मिलेगा नहीं मैग्नीज कि अकेले को प्राप्त कर लिया जाए। अन्य तत्वों के साथ जो भी बने हुए यौगिक हैं उनमें मिश्रित रूप में आपको मिलेगा। लोहे के यौगिक इसमें शामिल होंगे। मैग्नीज के मुख्य अयस्क की बात की जाए तो ये है मित्रों, ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना है आपको प्रत्येक का, चाहे लोहे के अयस्क की बात हो, मैग्नीज की हो या अन्य। साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलोसाइट। साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलोसाइट, तो ये मैग्नीज के मुख्य अयस्क हैं। मैग्नीज का उपयोग देखिए मित्रों, किस में उपयोग होता है। इस्पात और रासायनिक उद्योग में, बैटरी बनाने में, कांच, सिरेमिक, कृत्रिम उर्वरक, ऑटो पेंट है, दुर्दम में, दवा, सीमेंट, पेट्रो रसायन आदि में तथा शुष्क सेल के निर्माण में होता है। और इस्पात में मिलाए जाने पर यह जंग रोधी का कार्य करता है, यानी जंग नहीं लगने देता आसानी से, जंग रोधी का कार्य करता है इस्पात में मिलाने पर। तो ये मैग्नीज के उपयोग हैं, देख सकते हैं। बैटरी बनाई जाती है कांच में, सिरेमिक में, कृत्रिम उर्वरक जो खाद बनाई जाती है, ऑटो पेंट है, अनेक प्रकार की दवाएं, सीमेंट, पेट्रो रसायन, शुष्क सेल आदि के निर्माण में ये सहायक है। राजस्थान के प्रमुख टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र देखिए, जिले ये दे रखे हैं आपके। बांसवाड़ा में सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं मैग्नीज के। और क्षेत्र हैं लीलवाना, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर, काला भुट्टा, ये सब बांसवाड़ा में पड़ते हैं। उदयपुर में आपके देबारी, स्वरूपपुरा, नेगाड़िया, यहाँ पर मैग्नीज काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। राजसमंद के नाथद्वारा में। और नेक्स्ट है आपका पाइराइट। पाइराइट अन्य नाम मार्क्सिक या मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड बोलते हैं इसको, पाइराइट को मार्क्सिक या मूर्खों का सोना। इसमें लोहे की मात्रा मित्रों 46.6% होती है। और लोहा खनिज होते हुए भी पाइराइट का उपयोग लोहा उद्योग में नहीं होता है। लोहे की मात्रा भी होती है, लोहा खनिज है ये, लेकिन फिर भी इसका उपयोग लोहा उद्योग में नहीं होता है, क्योंकि इसमें विद्यमान गंधक की मात्रा लोहे के लिए हानिकारक होती है। जो सल्फर की मात्रा होती है, उस सल्फर की मात्रा लोहे के लिए हानिकारक होती है। और पाइराइट का महत्व इस खनिज से उपलब्ध गंधक के कारण है। और गंधक से गंधक का अम्ल तैयार किया जाता है, जो वर्तमान युग के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रसायन है। गंधक से गंधक का अम्ल तैयार किया जाता है। यह गंधक इसमें उपस्थित होता है मित्रों पाइराइट में। राजस्थान के प्रमुख पाइराइट उत्पादक क्षेत्र सलीदपुरा नहीं है मित्रों, ये रसीदपुरा है। रसीदपुरा सिक्कर, सलीदपुरा, रसीदपुरा होना चाहिए, और देख लेना इसको, सलीदपुरा है या रसीदपुरा, देखना इसको। मेरे हिसाब से रसीदपुरा होना चाहिए सिक्कर में क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट। पांचवा दे रखा है कोबाल्ट। उपयोग देखिए, तीव्र लोह चुंबकत्व है। लोह चुंबकत्व यानी जो लोह अयस्क या लोह से बनी हुई वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं उनको बोलते हैं लोह चुंबकत्व।
तीव्र लोह चुंबकत्व का गुण रखने वाला यह तत्व अत्यंत चुंबकीय होता है और उद्योग में इसका प्रयोग एक चुंबकीय और कठोर धातु के गुणों के कारण किया जाता है। इस धातु का प्रारंभिक अध्ययन बेर्गमैन बेर्गमैन ने किया था। किसने किया था? बेर्गमैन ने। इस धातु का, कोबाल्ट का, शुरुआत में या प्रारंभ में कठोर धातु ये चुंबक की तरफ आकर्षित होने वाली है। राजस्थान के प्रमुख कोबाल्ट उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी और नागौर। खेतड़ी और नागौर। अब देखते हैं दूसरा अलोह धातु खनिज। आपने ऊपर पढ़ा है लोह धातु खनिज और अब अलोह धातु खनिज। ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है तो वो है आपके अलोह धातु खनिज। उदाहरण देखिए, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, इनमें लोहे के अंश देखने को नहीं मिलते हैं। पहला है तांबा। विस्तार पूर्वक प्रत्येक के बारे में जानेंगे मित्रों, तभी अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो सकेगा। मानव सभ्यता के विकास में तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तांबा शुद्ध रूप से बहुत ही लचीला होने के कारण ये आयात वर्धनीयता एवं तन्यता युक्त धातु है। आयात नहीं है मित्रों, ये आघात वर्धनीयता है। आघात यानी किसी वस्तु पर आप चोट पहुंचाते हैं। आघात का मतलब है चोट पहुंचाना। जब आप उस पर आप चोट पहुंचाते हैं तो वर्धनीयता यानी उसके आकार में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। ये लचीला है, शुद्ध रूप से बहुत ही लचीला। लचीला है तो चोट पहुंचाएंगे तो इसके आकार में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तन्यता यानी इसको खींच करके बड़ा किया जा सकता है, खींच करके ताना जा सकता है या बड़ा किया जा सकता है। इस प्रकार की ये धातु है। तांबे को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर अनेक मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। अन्य धातुओं में आप इसको मिलाएंगे तांबे को तो मिश्र धातुएं कहलाएंगे आपकी। जैसे अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यानपूर्वक देख लेना इसको। तांबे के साथ में आप एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो वह धातु आपकी पित्तल कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? पित्तल। तांबा और एल्यूमिनियम मिला दिया दोनों तो पित्तल बन गया आपका। तांबा और रांगा मिला दिया तो कांसा बन गया। तांबा और निकिल मिला दिया तो जर्मन सिल्वर बन गया। तांबा और सोना मिला देते हैं, तांबा और सोना, तो रोल्ड गोल्ड यानी आभूषण को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु तांबा स्वर्ण के साथ में मिलाया जाता है। सुदृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करने के लिए तांबे में क्या मिला दिया जाता है? सोना। इसको बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। अच्छे से याद करेंगे मित्रों, इनको स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ देखें अच्छे से। फिर तांबे का उपयोग देखिए। तांबे का उपयोग तारों, विद्युत उपकरणों, जैसे आपके विद्युत मोटरें हैं, ट्रांसफर है, जनरेटर है, यह आपके विद्युत उपकरण हैं। नलियाँ या पाइप और बर्तन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है तांबे का। विद्युत के जो तार हैं, विद्युत उपकरण हैं, ट्रांसफर, जनरेटर, मोटर, पाइपों में, बर्तन बनाने में। राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र देखिए। तांबा उत्पादन में राजस्थान का झारखंड के बाद देश में, पूरे देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। झारखंड के बाद है राजस्थान का। और ये ज़िले हैं जहाँ पर तांबा काफ़ी मात्रा में मिलता है। स्थान भी दे रखे हैं तो देखेंगे अच्छे से इनको। झुंझुनू सर्वाधिक भंडार कहाँ पर मिलते हैं? झुंझुनू में तांबे के। और क्षेत्र हैं खेतड़ी और सिंगाना। खेतड़ी और सिंगाना में काफ़ी खाने देखने को मिलती हैं मित्रों तांबे की। उदयपुर के देबारी, सलुम्बर, देलवाड़ा ये क्षेत्र हैं जहाँ पर तांबे की खान है। राजसमंद में भीम और रेल मगरा क्षेत्र। और भी इनके अलावा तांबा राजस्थान में काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। अलवर में खो दरीबा, थन्नागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी तथा भगत का बास है, ये क्षेत्र हैं। और बीकानेर में बिद्दासर, बीकानेर में आपका पड़ता है बिद्दासर, यहाँ पर भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट आपका लोह धातु खनिज में सीसा जस्ता। सीसा व जस्ता मिश्रित अवस्था में अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चट्टानों में गेलेना अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। तो ये चट्टानों के बारे में जानकारी आपको पहले ही दे दी गई है, किस प्रकार की चट्टानें दे रखी हैं अवसादी व परतदार चट्टानों में। इसके अलावा केलेमीन, जिंकाइट, विलेमाइट इसके मुख्य अयस्क हैं। तो ये सीसा व जस्ता के अयस्क हैं मित्रों। गेलेना हो गया, उसके बाद में केलेमीन, जिंकाइट, विलेमाइट। लेड तथा जिंक को 1956
कि उद्योग नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में निजी क्षेत्र हेतु खोले दिया गया था। नेक्स्ट देखिए आप, सीसा जस्ता, इसके उपयोग क्या हैं। सीसा जस्ता के उपयोग है। सीसा सीसा की चादरें, सिंक, कुंडे, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के शीश कक्ष और कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक निर्माण आदि के पात्रों में अस्तर देने में काम आती हैं। शीशे का उपयोग पित्तल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में होता है। एक्सरे और रेडियो एक्टिव किरणों से बचाव के लिए भी शीशा चादरें काम में आती हैं। एक्सरे हो, रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं उनसे बचाव के लिए भी, सैन्य सामग्री में, रेल इंजन बनाने में, पित्तल बनाने में, कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक बनाने में, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। आगे देखिए इसमें, क्योंकि इन किरणों को शीशा अवशोषित कर लेता है, रेडिएशन शील्डिंग, तो ये नाम है। नेक्स्ट आपका जस्ता। जस्ता का सर्वाधिक उपयोग लोहा एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। जस्ता रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्यों, मिश्रित धातु बनाने, धातुओं पर पॉलिश करने आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको, लोहा व इस्पात उद्योग में, जस्ता रसायन में, शुष्क बैटरी बनाने में, जंग रोधक कार्यों में, मिश्रित धातु बनाने में और जो धातुएं हैं उन पर पॉलिश करने में। राजस्थान के प्रमुख शीशा जस्ता उत्पादक क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। शीशा और जस्ता उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान। भारत में 95% शीशे व जस्ता का भंडारण व उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में होता है। शीशे व जस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के द्वारा किया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से, किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया तथा अन्य जिंक स्मेल्टर प्लांट देबारी उदयपुर में हैं। तो प्रमुख हैं, याद रखेंगे इनको। कौन कौन से जिलों में कहाँ पर स्थान देखिए। उदयपुर में सर्वाधिक भंडार हैं जावर और देबारी क्षेत्र में, जावर और देबारी क्षेत्र में शीशा और जस्ता के। भीलवाड़ा की बात करें तो रामपुरा और अगुचा क्षेत्रों में। राजसमंद में आपके रजपुरा व दरीबा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गुड्डा किशोरी, प्रमुख रूप से उदयपुर सर्वाधिक भंडार। अब देखें मित्रों चांदी, तो चांदी भी क्या है? प्रमुख है लोहे खनिज, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक है, वह उष्मा चालक धातु है। सर्वाधिक विद्युत चालक यानी जो तांबे के तार उपयोग में लेते हैं, उसी प्रकार से अगर चांदी को उपयोग में लेते हैं तो ये सर्वाधिक विद्युत चालन का कार्य करती है। राजस्थान में चांदी का उत्पादन है शीशा जस्ता के साथ मिश्रित रूप में होता है। शीशा जस्ता के साथ में अर्जेंटाइट, जायराजाइट, हॉर्न सिल्वर चांदी के मुख्य आयस्क हैं। इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये ही याद करने हैं आपको। इनमें जो मुख्य हैं अर्जेंटाइट, जायराजाइट, हॉर्न सिल्वर, ये चांदी के क्या है? मुख्य आयस्क है। उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिलों की शीशा जस्ता खदानों से चांदी प्राप्त होती है आपकी। चांदी अयस्क का शोधन है ढूंढू जो पड़ता है बिहार में, वहाँ पर होता है चांदी अयस्क का शोधन, शुद्धिकरण ढूंढू बिहार में। चांदी का उपयोग देखिए, इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने में होता है। और राजस्थान के प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं जावर खान उदयपुर, रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा। और पांचवा है आपका सोना या स्वर्ण अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है। सोना प्राय मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी मिश्रित रूप में ये देखने को नहीं मिलता है, मुक्त अवस्था में। सोने का उपयोग, यह धातु बहुत ही कीमती होती है और प्राचीन काल से
पुराने समय से सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन के संग्रह के लिए प्रयोग में की जाती रही है। और राजस्थान के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र देखिए, आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा में सोने का खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आनंदपुर, भूकिया, जगपुरा में सोने का खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में स्वर्ण के नए भंडार मिले हैं। स्वर्ण के या सोने के नए भंडार मिले हैं कहाँ पर? अजमेर में, अलवर, दौसा और सवाई माधोपुर में। प्रमुख जिले और स्थान देखिए जहाँ पर सोना मिलता है। बांसवाड़ा क्षेत्र है आपका दक्षिणी राजस्थान में। और क्षेत्र देखिए, आनंदपुर, भूकिया, जगपुर, तिमारण माता, संजेला, मानपुर, डगोचा, ये क्षेत्र पड़ते हैं बांसवाड़ा में जहाँ पर सोना उत्पादित किया जाता है। उदयपुर, इसके अलावा रायपुर, खेड़न और लई, ये क्षेत्र पड़ते हैं आपके उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ में खेड़ा गांव। डूंगरपुर की बात की जाए तो चादर की पाल, आमजरा, चादर की पाल और आमजरा क्षेत्रों में। दौसा में बांसड़ी और नाभा वाली, बांसड़ी और नाभा वाली क्षेत्र हैं जहाँ पर सोने का उत्पादन किया जाता है। ये तो मित्रों बात हो गई आपके धात्विक खनिजों की, जिसमें लोह और अलोह खनिज। और अब देखते हैं अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं पाया जाता है तो वो आपके अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। तो ये अधात्विक खनिज हैं। और ये देख सकते हैं मानचित्र में, मैप में देखें अच्छे से, जो अधात्विक खनिज आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। अच्छे से देखना आप जूम करके प्रत्येक को। पीडीएफ में थोड़ा सा संकेत सूची आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जिप्सम का संकेत है, ये अभ्रक का है, ये घिया पत्थर का, ये क्वार्ट्ज का, ये फुल्लेराइट का, मुल्तानी मिट्टी को इस प्रकार से दर्शाया गया है, बेराइट्स, लिग्नाइट, और ये प्लास सैंड है। ये ABCF है, इस प्रकार के संकेत दिए गए हैं। एस्बेस्ट, बेंटोनाइट, किलासाइट, फेल्सपार। तो ये जहाँ पर भी हैं देख सकते हैं मानचित्र में, सबसे ज़्यादा ये दिखाई दे रहे हैं। देखिए जिप्सम, इधर देखिए पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में जिप्सम आपका खूब मिलता है, देख सकते हैं आप। और फिर ये देखिए, ये साइन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में। यह आपका है घिया पत्थर। क्या है? घिया पत्थर, ये संकेत रहा। तो इस प्रकार से गहराई से आप आराम से देखें इसको रोक करके, कौन सा खनिज कहाँ पर मिल रहा है अधात्विक। अब देखें मित्रों, इसमें देखते हैं डिटेल पूर्वक। पहला दे रखा है आपका जिप्सम। जिप्सम एक तहेदार खनिज है जिसका रवेदार रूप सेलेनाइट कहलाता है। तहेदार खनिज जिप्सम है और रवेदार रूप इसका सेलेनाइट कहलाता है। इसमें 16 से 19% कैल्शियम एवं 13 से 16% सल्फर की मात्रा होती है। अन्य नाम की बात करें तो जिप्सम को बोलते हैं सेल रवड़ी, हरसोंट व खड़िया मिट्टी। अन्य नाम है मित्रों ये जिप्सम के, सेल, रबड़ी, हरसोंट व खड़िया मिट्टी। जिप्सम का उपयोग देखिए, इसका उपयोग कृषि में क्षारीय भूमि सुधार हेतु मृदा सुधारक के रूप में तथा तिलहनी, दलहनी एवं गेहूं फसलों में पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। और बुआई से पहले या बुआई के समय खेत में जिप्सम डालने से तिलहन में तेल की मात्रा में एवं दलहन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा दाने सुडौल यानी एकदम उभरे हुए चमकदार बनते हैं। तो ये जिप्सम का उपयोग किया जाता है, कृषि में करते हैं, क्षारीय जो भूमि है उसकी सुधार के लिए। राजस्थान के प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र देखें मित्रों, राजस्थान भारत का 90% जिप्सम उत्पादित करता है। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है आपका बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू क्षेत्र, नागौर क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र हैं जहाँ पर जिप्सम काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसका जिले और स्थान देख सकते हैं आप, प्रमुख हैं जो। नागौर में सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं जिप्सम के, और ये नगर हैं भदवासी, गोठ, मांगलोद, डांकोरिया। बीकानेर की बात की जाए तो जामसर, देश की सबसे बड़ी खान, देश की सबसे बड़ी जिप्सम की खान जामसर बीकानेर में। इसके अलावा पूगल, भिसरासर, हरकासर,
इसको भी याद रखेंगे मित्रों, ध्यानपूर्वक देख लेना जो भी इम्पोर्टेंट हो। देश की सबसे बड़ी खान जामसर बीकानेर जिप्सम की। और सर्वाधिक की बात की जाए तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? नागौर में। तीसरा है आपका जैसलमेर, जहाँ के मोहनगढ़, चांदन और मचाना में। गंगानगर की बात की जाए तो सूरतगढ़ और तिलोनिया में जिप्सम देखने को मिलता है। हनुमानगढ़ में किशनपुरा और ये पूर्वसर में। दूसरा है आपका अधात्विक खनिजों में रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट एक तरह का पत्थर है। एक तरह का क्या है? पत्थर है जिसके अंदर 22% फॉस्फोरस मौजूद होता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग, इसका उपयोग है सबसे ज़्यादा खाद बनाने व लवणीय भूमि के उपचार में किया जाता है। अब फास्फोरस मित्रों ये प्रत्येक का नहीं बताया जा सकता। फास्फोरस आपकी अधातु है, यह आपको पता होना चाहिए, साधारण सी बातें हैं। फास्फोरस क्या है? अधातु। और ये 22% इसके अंदर रॉक फॉस्फेट में मौजूद होती है। और एक तरह का पत्थर है ये। सबसे ज़्यादा खाद बनाने में, लवणीय भूमि के उपचार में, अगर लवणीय भूमि हो गई है तो उसके उपचार में रॉक फॉस्फेट का उपयोग करते हैं, लवणों की मात्रा ज़्यादा होने पर। और इसके साथ ही सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता के लिए काम में जो भी दिए जाते हैं, क्रीम वगैरह, उनमें काम में आता है आपका रॉक फॉस्फेट। जंग रोधी लेप बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। और राजस्थान के प्रमुख रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र देखिए। राजस्थान देश का लगभग 56% रॉक फॉस्फेट उत्पादित करता है। RSMDC द्वारा जामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल संयंत्र लगाया गया है। RSMDC द्वारा जामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल संयंत्र लगाया गया है। और राजस्थान देश का लगभग 56% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। फ्रांस की सोप्रा माइंस ने फ्रांस की सोप्रा माइंस ने रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने का प्रतिवेदन दिया है। जिले देखिए और स्थान देखिए जहाँ पर रॉक फॉस्फेट मिलता है। उदयपुर में सर्वाधिक इसके भंडार हैं। जामर कोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा, सिसारामा और बीटर, ये हैं उदयपुर में। और सर्वाधिक भंडार यहाँ पर मिलते हैं। सीकर की बात करें तो कानपुरा में, और आपके जैसलमेर और बांसवाड़ा में। इसके अलावा जैसलमेर के बिरमानिया, लाठी सीरीज और बांसवाड़ा में सालोपत में रॉक फॉस्फेट देखने को मिलता है। तीसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश वाला नाम भी दे दिया जाता है कई बार, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कि खनिज कैल्साइट या एरेगोनाइट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? खनिज कैल्साइट या एरेगोनाइट से। चूना पत्थर, आपका चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है मित्रों। देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है केमिकल ग्रेड, दूसरा स्टील ग्रेड, तीसरा सीमेंट ग्रेड। केमिकल ग्रेड ये आपका जोधपुर और नागौर में देखने को मिलता है। स्टील ग्रेड ये मिलता है सानू, जैसलमेर और उदयपुर में। सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में। ये चूना पत्थर के 3 प्रकार हैं। और ये जिलों के नाम, केमिकल ग्रेड, स्टील ग्रेड और ये सीमेंट ग्रेड। चूना पत्थर का उपयोग देखिए मित्रों, यह सीमेंट उद्योग, इस्पात व चीनी परिशोधन में काम आता है। इस्पात व चीनी के परिशोधन में, सीमेंट उद्योग में। राजस्थान के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं आपके। चूना पत्थर राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वव्यापी खनिज है। सर्वव्यापी, व्यापक रूप से देखने को मिलता है। जिले देखिए, स्थान देखिए, किन किन जिलों में। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक इसके भंडार देखने को मिलते हैं चूना पत्थर के। और क्षेत्र देखिए भैंसरोडगढ़ है, निम्बाहेड़ा, मांगरोल, शंभुपुरा। अलवर की बात की जाए तो राजगढ़, थानागाजी। अलवर में राजगढ़, थानागाजी में। जैसलमेर में सानू रामगढ़ है, सानू और रामगढ़ है। इसके अलावा सर्वव्यापी है तो मित्रों सब जगह लगभग थोड़ा बहुत मिलता है चूना पत्थर। बूंदी की बात की जाए तो लाखेरी और इंद्रगढ़ में, उदयपुर के दरौली और भदौरिया में, नागौर के गोटन और मूडवा में, जोधपुर के बिलाड़ा में। इसके अलावा चौथा देखिए आपका है धातु खनिज डोलामाइट। डोलामाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है, मैग्नीशियम का।
डोलामाइट क्या है? मैग्नीशियम का अयस्क। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वह डोलामाइट कहलाता है। जैसे ये आपका चूना पत्थर है और इसमें मिला दिया जाए मैग्नीशियम, कितनी मात्रा? 10%, तब आपका ये क्या बन जाता है? डोलामाइट। और जब यह अनुपात 45% से अधिक हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? शुद्ध डोलामाइट कहा जाता है। दोनों का अनुपात की बात की जाए, मैग्नीशियम और चूने पत्थर की, अनुपात अगर 45% हो जाए मित्रों तो उसको शुद्ध डोलामाइट कहते हैं, और 10% मिलाने पर भी ये डोलामाइट बन जाता है। डोलामाइट का उपयोग देखिए, लोहा इस्पात उद्योग में फर्श के लिए चिप्स व पाउडर बनाने में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख डोलामाइट उत्पादक क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। डोलामाइट का राज्य के जयपुर, गिरनार व मोजिन जो पड़ते हैं बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिलों में प्रमुखता से, तथा अलवर, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर जिलों में सीमित उत्पादन इसका होता है डोलामाइट का। नेक्स्ट है आपका अभ्रक, मिका अभ्रक है। अभ्रक उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। अभ्रक उत्पादन में भारत को विश्व का 70 से 80% अभ्रक भारत में निकाला जाता है। यहाँ मस्को वाइट या रूबी अभ्रक तथा बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय व कायंत्रित चट्टानों से निकाला जाता है। अभ्रक नम्य, हल्का, चमकीला, पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके, परतदार परतों के रूप में, विद्युत रोधी यानी विद्युत इनमें से होकर नहीं गुजर सकती, कठोर और उच्च द्रवणांक क्षमता वाला खनिज है। तो इतनी विशेषताएं हैं इसकी। अभ्रक के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विद्युत कार्यों में, वायुयान उद्योग तथा सैन्य साज सामान बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त औषधि निर्माण, टेलीफोन, रेडियो दूरदर्शन मोटर, वायरलेस, सजावट के सामान, चश्मे और भट्टियों की ईंटें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अभ्रक के उपयोग हैं, अच्छे से देखना है, इनको याद रखना है आपको ये। राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में दूसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश का पहला है देश की बात करें, और राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में दूसरा स्थान। राजस्थान में उत्तम किस्म का हल्के हरे व गुलाबी रंग का अभ्रक प्राप्त होता है। तो ये रंग है मित्रों, हल्के हरे व गुलाबी रंग। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद इसके मुख्य उत्पादक जिले हैं। कुछ अभ्रक कुछ यानी थोड़ी मात्रा में टोंक, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर आदि जिलों से भी प्राप्त किया जाता है। भीलवाड़ा के सर्वाधिक भंडार दांता, टुंका, फूलिया, बुणास, भनेड़ी, शाहपुरा और प्रतापपुरा में है। दांता, टुंका, फुलिया, बुणास, भनेड़ी, शाहपुरा और प्रतापपुरा सर्वाधिक भंडार। इसके अलावा उदयपुर के चंपागुडा, सरवाड़गढ़, भगतपुरा। नेक्स्ट है आपका छठा पन्ना। पन्ना एक दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न है, यानी आसानी से, दुर्लभ बोलते हैं जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, और बहुमूल्य जिसका मूल्य बहुत सारा हो, वह इस प्रकार का रत्न है एक पन्ना। अन्य नाम की बात करें तो हरी अग्नि इसको बोलते हैं, मरकत इसी को बोला जाता है, एमराल्ड है, ये नाम है मित्रों, हरी अग्नि, मरकत, एमराल्ड पन्ना के अन्य नाम। राजस्थान के प्रमुख पन्ना उत्पादक क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। हाल ही में ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने बुब्बानी जो पड़ता है अजमेर में, बुब्बानी से गमगुड्डा जो पड़ता है राजसमंद में, व नाथ द्वारा तक फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पता लगाया है। किसने? ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने। पन्ना मंडी जयपुर में स्थित है आपकी, पन्ना की मंडी जयपुर में, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें जिले और स्थान पन्ना के लिए प्रमुख, जो उदयपुर के काला गुमान, तिखी, देवगढ़, राजसमंद के कांकरोली क्षेत्र। इसके अलावा अजमेर की बात की जाए तो गुड्डास, राजगढ़ और भूवनी क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका तांबड़ा। तांबड़ा देखिए, अन्य नाम की बात की जाए तो रक्तमणि इसको बोलते हैं, गार्नेट भी इसी को कहा जाता है। तांबड़ा तांबड़ा एक बहुमूल्य रत्न है जो लाल, गुलाबी, पारदर्शी पत्थर के रूप में प्राप्त होता है, और यह जेम व अब्रेसिव दो प्रकार का होता है, जेम व अब्रेसिव।
राज्य में जेम किस्म का तांबा आदि के मिलता है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है मित्रों, जेम व अब्रेसिव दो प्रकार का तांबा मिलता है राजस्थान में। सॉरी, दो प्रकार हैं ये तो मुख्य, जेम व अब्रेसिव, और राजस्थान में मिलता है जेम किस्म का तांबा आदि के मिलता है। राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र देखिए कौन से हैं। राजस्थान का एकाधिकार है तांबा उत्पादन में, और इसका सर्वाधिक उत्पादन राजमहल टोंक में होता है। अन्य जिले और स्थान देखिए, टोंक के राजमहल और कल्याणपुरा, भीलवाड़ा के कमलपुरा, दादिया, बलिया खेड़ा, अजमेर के सरवाड़ और बरबारी। अब देखिए एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस अन्य नाम है इसके रॉक वूल मिनरल सिल्क, रॉक वूल मिनरल सिल्क एस्बेस्टोस को बोला जाता है। एस्बेस्टोस कई प्रकार के रेशेदार खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं। रेशेदार खनिज सिलिकेटों के समूह को क्या कहते हैं? एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस की एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट दो किस्में होती हैं। एम्फीबोलाइट, क्राइसोलाइट, ये दो प्रकार की किस्में एस्बेस्टोस की होती हैं। इस पदार्थ में अनेक गुण होते हैं मित्रों, जैसे रेशेदार बनावट, रेशेदार बनावट, आतन बल, कड़ापन, विद्युत के प्रति असीम रोध शक्ति, अमल में न घुलना और अधहता। इन गुणों के कारण ही ये बहुत से उद्योगों में काम में आता है। एस्बेस्टोस का उपयोग देखिए मित्रों, इसका उपयोग सभी प्रकार के विद्युत रोधक अथवा ऊष्मा रोधक इंसुलेटर बनाने में, सीमेंट की चादरें, पाइप, टाइल्स, बॉयलर्स निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अमल छानने, रासायनिक उद्योग तथा रंग बनाने के कारखानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मित्रों, एस्बेस्टोस के उपयोग है। इसका उपयोग सभी प्रकार के विद्युत रोधक अथवा ऊष्मा रोधक इंसुलेटर बनाने में, सीमेंट की चादरें, पाइप, टाइल्स, बॉयलर्स निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अमल छानने, रासायनिक उद्योग तथा रंग बनाने के कारखानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबे रेशों को बुनकर या बटकर कपड़ा तथा रस्सी आदि बनाई जाती हैं। इससे अग्नि रक्षक पर्दे, वस्त्र और ऐसी अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। तो ये इसके उपयोग हैं। राजस्थान के प्रमुख एस्बेस्टोस उत्पादक क्षेत्र देखिए। राजस्थान एस्बेस्टोस का प्रमुख उत्पादक है। देश का 90% भाग यहीं उत्पादित किया जाता है, और राजस्थान में एम्फीबोल किस्म का एस्बेस्टोस मिलता है। एम्फीबोल किस्म का एस्बेस्टोस राजस्थान में मिलता है मित्रों। 90% भाग यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। जिले और स्थान देखिए, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे मित्रों, क्योंकि नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा जाएगा फिर। उदयपुर में सर्वाधिक क्षेत्र हैं ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर। राजसमंद की बात करें तो नाथद्वारा में, डूंगरपुर में पिपरदा, देवल, बेमारू, जकोल, यहाँ पर एस्बेस्टस मिलता है। नेक्स्ट आपका वोल स्टोनाइट है। वोल स्टोनाइट का उपयोग, इसका उपयोग पेंट, कागज व सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। वोल स्टोनाइट का उपयोग पेंट, कागज व सिरेमिक उद्योग में। राजस्थान के प्रमुख वोल स्टोनाइट उत्पादक क्षेत्र देखिए। इसका खनन केवल राजस्थान में ही होता है। खनन यानी खोद कर निकाला जाना। जिले स्थान देखिए, सिरोही में सर्वाधिक क्षेत्र हैं खिल्ला और भेटका, अजमेर में रूपनगर, पिसा गांव, और इसके अलावा उदयपुर के खेड़ा और सायरा, डूंगरपुर का बोड़किया क्षेत्र है यहाँ पर भी। नेक्स्ट है बेंटोनाइट। यह एक मृदु सरंध्र आर्द्रता अवशोषी सेल है बेंटोनाइट, जो प्रमुखतः मांट मोरिलोनाइट बिडेलाइट वर्ग के मर्द खनिजों से संगठित होता है, और यह सेल ज्वालामुखी की जो राख है उसके अपघटन से, यानी वह टूटती है टुकड़ों में, से निर्मित होता है, और पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है। यह है आपका बेंटोनाइट। का उपयोग देखिए,
यह चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने, जो चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं उन बर्तनों पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक्स से और वनस्पति तेलों को साफ करने में भी प्रयुक्त किया जाता है बेंटोनाइट। राजस्थान के प्रमुख बेंटोनाइट उत्पादक क्षेत्र देखिए, बाड़मेर, हाथी की ढाणी, गिरल, अकाली, ये क्षेत्र हैं। इसके अलावा बीकानेर और सवाई माधोपुर में भी बेंटोनाइट है। इसके अलावा देखिए फ्लोराइट, फ्लोराइट या फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार फिर फ्लोराइट या फ्लोरस्पार अभ्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में निकलता है आपका फ्लोराइट या फ्लोरस्पार। अभ्रक के साथ में सह उत्पाद के रूप में, इसकी चमक कांच के समान। फ्लोरस्पार बेनिफिशियल संयंत्र 1956 मांडो की पाल में स्थित है। बेनिफिशियल संयंत्र स्थापित किया गया फ्लोरस्पार पार का 1956 में, कहाँ, मांडो की पाल में। उपयोग देखिए इसके, विश्व का लगभग 3% फ्लोराइड चीनी मिट्टी उद्योग में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त फ्लोराइड का उपयोग बहुत से रासायनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि बनाने में काम में आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राजस्थान के प्रमुख जो फ्लोराइट है उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं आपके डूंगरपुर, डूंगरपुर में मांडो की पाल और काइला, जालोर, सीकर, सिरोही, अजमेर है, यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। विशेष तौर पर मांडो की पाल और काइला डूंगरपुर में। चीनी मिट्टी, नेक्स्ट आपका चीनी मिट्टी अधात्विक है मित्रों, ये सारे के सारे अधात्विक। केओलिनाइट, ये भी बोला जाता है इसको, चीनी मिट्टी को केओलिनाइट। यह एक प्रकार की सफ़ेद और सूगठे मिट्टी है, यानी मिट्टी का ही घटक है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है, और यह राजस्थान की सबसे महंगी मिट्टी है। सबसे महंगी मिट्टी आपकी चीनी मिट्टी या केओलिनाइट। नीम का थाना सीकर में चीनी मिट्टी धुलाई कारखाना है। चीनी मिट्टी के धुलाई का कारखाना कहाँ है? नीम का थाना सीकर में। राजस्थान की सबसे महंगी मिट्टी चीनी मिट्टी, सफ़ेद होती है, प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। चीनी मिट्टी का उपयोग देखिए, इसका उपयोग मित्रों बर्तनों में, खिलौने, अस्पताल में काम में लाए जाने वाले सामान में, बिजली की पृथक्कारी यानी इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग बनाने में, रबड़, कपड़ा तथा कागज बनाने में चीनी मिट्टी को पूरक की तरह उपयोग में लाते हैं। सहयोगी के रूप में रबड़, कपड़ा कपड़ा तथा कागज में। इसके अतिरिक्त सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य उपयोग हैं इसके। बर्तन हुए, खिलौने, बिजली के सामान हैं, इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग हैं, कागज बनाने, रबड़, कपड़ा, इनमें भी सहयोगी या सहयोग के रूप में उपयोग में लेते हैं। और चीनी मिट्टी के जो उत्पादक क्षेत्र हैं राजस्थान में वो देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद चीनी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश का चीनी मिट्टी के उत्पादन में और दूसरा राजस्थान का। इसका सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। कुछ उत्पादक जिले और स्थान देखिए, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक रायसीना और वसु क्षेत्र है। बीकानेर में चांदी, पलाना, कोटड़ी और मूड है। इनके अलावा सीकर में देखिए पुरुषोत्तमपुरा, वुचर और टोरडा, वुचर और टोरडा। उदयपुर में खाराबारिया। नेक्स्ट आपका संगमरमर है। संगमरमर एक कायंत्रित सेल है, कायंत्रित चट्टान है मित्रों, जो कि चूना पत्थर के कायंत्रण का परिणाम है। इसका नाम फारसी से निकला है, जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर। फारसी भाषा से निकला है इसका नाम, और अर्थ क्या है? मुलायम पत्थर है। चूना पत्थर के काया अंतरण यानी उसके रूप परिवर्तित से ये बना है आपका संगमरमर, इसलिए इसको बोलते हैं कायांतरित सेल। उपयोग की बात करें तो ये एक इमारती पत्थर है। ये शिल्प कला के लिए निर्माण अवयव हेतु प्रयुक्त होता है। और उत्पादक क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादक राज्य राजस्थान है, और उत्पादन में राजसमंद का स्थान प्रथम है राजस्थान में। जबकि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मकराना जो नागौर है वहाँ पर है आपका सर्वश्रेष्ठ संगमरमर, और सबसे ज़्यादा राजसमंद में। मार्बल की सबसे बड़ी खान किशनगढ़ अजमेर में है, और राजस्थान में निम्न प्रकार के संगमरमर उत्पादित होते हैं, वो और देख लीजिए। कई प्रकार हैं इनके संगमरमर के। सफ़ेद यानी केल्साइटिक संगमरमर, राजसमंद, मकराना,
ताजमहल इसी संगमरमर से निर्मित है, सफ़ेद केलसाइटिक संगमरमर से। राजसमंद और मकराना, हरा काला मिश्रित संगमरमर, ये डूंगरपुर और कोटा में। काला संगमरमर है आपका भींसलाना जयपुर में। लाल संगमरमर है आपका धौलपुर में। उत्पादन किया जाता है इन क्षेत्रों में। अनेक प्रकार हैं इसके। गुलाबी की बात करें तो भरतपुर तथा जालौर में। हरे की बात करें जिसको सर्पेंटाइन बोलते हैं वह उदयपुर में। हल्का हरा तो ये डूंगरपुर में। बादामी जोधपुर में। देखिए कितने संगमरमर के प्रकार हैं, बहुत से प्रकार का है। पीला जैसलमेर में। सफ़ेद स्फटिकीय संगमरमर आपका अलवर में। लाल पीला छींटदार संगमरमर जैसलमेर में। सतरंगी संगमरमर आपका खांदरा गांव पाली में। धारीदार संगमरमर आपका जैसलमेर में। तो ये जितने भी हैं 2-4 बार इनको पढ़ेंगे तब याद होंगे मित्रों। अब देखिए संगमरमर की मंडी किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। किशनगढ़ में। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में। संगमरमर जाली ये जैसलमेर में। जो प्रमुख जिले व स्थान हैं वो देख लीजिए। राजसमंद में सर्वाधिक संगमरमर निकाला जाता है। राजनगर, मोरवाड़, मोरचना, भागोरिया, सरदारगढ़, नाथद्वारा, केलवा आदि क्षेत्र हैं। और उदयपुर की बात की जाए तो ऋषभदेव, दरौली, जसपुरा देवी माता। नागौर में मकराना, कुमारी डूंगरी, चसीरा। और सिरोही में आपके सेलवाड़ा, शिवगंज, बठाना। अलवर में खो दरीबा, राजगढ़, बादामपुर। बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी, खेमातलाई, भीमकुंड आदि में। राजस्थान में पाए जाने वाले अन्य धात्विक व अधात्विक खनिज देखिए। धात्विक और अधात्विक खनिज अन्य इनके अलावा खनिज प्राप्ति स्थान। सिलिका सैंड ये बारोदिया, खीमच, बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर में। गेरू की बात करें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर में। मुल्तानी मिट्टी ये बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में मिलती है मित्रों। बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर मुल्तानी मिट्टी। कैल्साइट आपका सीकर में। वर्मी क्यूलाइट है ये अजमेर और बांसवाड़ा में। वर्मी क्यूलाइट कैल्साइट सीकर में। मैग्नेसाइट देखिए अजमेर, डूंगरपुर, नागौर व पाली में। मैग्नेसाइट। अग्नि अवरोधक मिट्टी ये कोलाइट बीकानेर, जैसलमेर व अलवर में। और फायर कले बोलते हैं इसको। अग्नि अवरोधक मिट्टी फायर कले। इनके अलावा देखिए बोल कले बीकानेर, नागौर में। क्वार्ट्ज ये अजमेर में। क्वार्ट्ज। केवोलिन चित्तौड़गढ़ में। एपेटाइट सीकर और उदयपुर में। स्लेट पत्थर है ये रायसलाना अलवर। गीगलाना, बहरोड, मडान, भोपासर। स्लेट पत्थर बहुत सारे हैं मित्रों। राजस्थान इसीलिए तो इसको खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ग्रेनाइट अजमेर, अलवर, जोधपुर और बांसवाड़ा में। हीरा अगर बात की जाए तो केसरपुरा प्रतापगढ़ में हीरा। बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन। बंसी पहाड़पुर जो आपका भरतपुर में। बीकानेर, धौलपुर और जैसलमेर में। बलुआ पत्थर सैंड स्टोन। ग्रेफाइट आपका मिलता है अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और जोधपुर में। अब देखिए मित्रों तीसरा पॉइंट आपका ऊर्जा खनिज। धात्विक अधात्विक हो गई, इसके बाद में ऊर्जा खनिज। ऐसे खनिज जिनसे उष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें भी 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक तो ईंधन खनिज, एक तो जिनसे ईंधन प्राप्त होता है। और कोयला दे रखा है इसके अलावा। नहीं, ये तो इसी के प्रकार हैं ईंधन खनिज के। तो पहला है ईंधन खनिज। ऐसे खनिज जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्रत्येक के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा है। कोयला देखिए ऊर्जा के प्राथमिक और प्रारंभिक स्रोतों में कोयला प्रमुख है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से यानी पुराने समय से किया जाता रहा है। और वर्तमान में कोयले का उपयोग तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर उत्पादित करने में किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर
विश्व स्तर पर कोयले को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कार्बन की मात्रा का देखिए मित्रों, पता कैसे लगाते हैं कि इसमें कार्बन है या नहीं। जिन भी पदार्थों को आप जलाते हैं, जलाने पर उनमें से अगर आप हाथ से छू करके उनको देखते हैं तो आपके हाथ की कालिख लगती है, काला रंग लगता है, तो उसमें निश्चित तौर पर क्या है, कार्बन की मात्रा है। चाहे कि आप किसी भी पदार्थ को जलाइए और जलाने पर जिसमें कालिख बचती है, कालिख निकलती है, काला रंग निकलता है, तो वह कार्बन की मात्रा की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार से आप कार्बन की मात्रा का पता लगा सकते हैं कि है या नहीं है। कार्बन की मात्रा के आधार पर विश्व स्तर पर कोयले को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। किसमें कितनी मात्रा है कार्बन की? सबसे पहले एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% है। विटामिन से कार्बन की मात्रा 75 से 80%। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 50% है। और पीटे कार्बन की मात्रा 50% से कम। तो मित्रों, कई बार कार्बन की मात्रा के आधार पर पूछ लिया जाता है। ये चारों नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन से में कम है या कौन से में सर्वाधिक है, तो आपको याद रखने हैं। क्रम से पूछ सकते हैं, क्रम अनुसार। तो याद रखेंगे ए, बी, एल और बी। देखिए क्रम वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम ए आता है, उसके बाद में बी, और बी के बाद में पी नहीं आता है मित्रों, एल आता है आपका, एल एम एन ओ पी, और पी बाद में आता है। तो ऐसे याद रख लेना आप, ए में सबसे ज़्यादा, बी में उसके बाद में कम, एल में कम और पी में सबसे कम कार्बन की मात्रा। कैसे भी करना, लेकिन याद रखना है इनको। कोयला उत्पादन क्षेत्र देखिए, भारत में उपलब्ध कोयला 2 भू वैज्ञानिक कालखंडों से संबंधित है। गोंडवाना युगीन, ये सब बताए हुए हैं। गोंडवाना क्षेत्र, टर्शरी काल शुरुआत में आपको बता दिए गए थे। उत्पादन व उपभोग की दृष्टि से गोंडवाना युगीन कोयले का सर्वाधिक महत्व है। भारतवर्ष में इस प्रकार का कोयला विभिन्न नदियों की घाटियों में पाया जाता है, गोंडवाना युगीन। और टर्शरी काल देखिए, भारत का 2% कोयला टर्शरी काल की एवं मेसोजाइक काल की चट्टानों में प्राप्त होता है। और राजस्थान में इस श्रेणी के कोयले की प्राप्ति होती है, टर्शरी काल, ये कोयला मिलता है राजस्थान में। आगे देखिए, इसमें राजस्थान राज्य कोयला प्राप्ति की दृष्टि से निर्धन है और यहाँ केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट की अपेक्षा क्या है, कम है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक होती है और ये धुआं अधिक देता है, अतः इसका औद्योगिक उपयोग नहीं है। औद्योगिक उपयोग अगर धुआं अत्यधिक मात्रा में देगा मित्रों तो फिर पोल्यूशन फैलेगा, इसलिए इसका उद्योग धंधों में उपयोग नहीं किया जाता है, कम किया जाता है। राजस्थान में कोयला उत्पादक क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं, जिले और स्थान। बीकानेर, पलाना क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। पलाना क्षेत्र बीकानेर का एक हारी, चानेरी, गंगा सरोवर, मूंदे, बरसिंगसर है। बाड़मेर के कपूरड़ी, जालिया और गेरल, नागौर के कसनाऊ, बाड़मेर के कोसल होडू, लिग्नाइट के भंडार मिले हैं यहाँ पर। कोसल होडू में, बाड़मेर में जो पड़ता है आपका। पालना में कोयला खनन कूपक शोधन विधि से निकाला जाता है। तत्पश्चात इसका शोधन कर तापीय विद्युत ग्रह आदि में उपयोग हेतु भेजा जाता है। और भूगर्भिक सर्वेक्षणों द्वारा बीकानेर के अतिरिक्त नागौर और बाड़मेर जिलों में भी लिग्नाइट के भंडारों का पता चला है। अब देखिए, खनिज तेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कोयले के अलावा। खनिज तेल तथा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का यौगिक है जो अवसादी सेलों में विशिष्ट स्थानों पर पाया जाता है तथा प्राकृतिक गैस के साथ निकलता है। खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का क्या है, यौगिक है जो अवसादी सेलों में विशिष्ट स्थानों पर पाया जाता है और प्राकृतिक गैस के साथ में निकलता है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर जिले में तथा पश्चिमी जोधपुर में अवसादी चट्टान पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर जिले में तथा पश्चिमी जोधपुर में। अतः खनिज तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं यहाँ पर। इसी आधार पर यहाँ पेट्रोलियम की खोज का कार्य आरंभ किया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जैसलमेर में भारतीय टिब्बा पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 1996 में जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में मनियारी टिब्बा के पास कमली ताल में गैस निकली।
1996 में जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में मनिहारी टिब्बा के पास कमली ताल में गैस निकली है। जैसलमेर के अनेक क्षेत्रों में तथा बाड़मेर सांचौर बेसिन में कैरियन कंपनी सेल और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के संयुक्त प्रयासों से बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में तेल भंडार को खोज निकाला है। भारत में खनिज तेल की खपत संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी खर्च करता है इसको। अमेरिका एवं चीन के बाद भारत देश में विश्व का लगभग 5% कच्चा तेल खपत होता है। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16% कच्चा तेल उत्पादित करता है, जबकि शेष 84% खपत की आवश्यकताएं आयात से पूर्ण होती है, यानी बाहर से ये खरीदता है, और 16% यहाँ अपने देश से पूर्ति करता है। राजस्थान में खनिज तेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया मित्रों, एक साथ में करवा देते हैं, आराम से बीच में रोक के देख लेना आप। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। राजस्थान और भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन यानी 30 MMTPA में राज्य का योगदान लगभग 20% यानी 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। और ये बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40% का योगदान देता है के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ न केवल तेल अपितु प्राकृतिक गैस का अपूर्व भंडार भी है। पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत राजस्थान में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 14 जिलों में निम्नलिखित 4 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन कौन से जिले और कौन कौन से बेसिन क्षेत्र हैं देखिए। बाड़मेर एवं जालौर जिले के सांचौर बेसिन में, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले यहाँ पर आपके हैं बीकानेर, नागौर बेसिन, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ यह है विंध्यन बेसिन। भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुल कुछ हिस्सा है। खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र देखिए, जिले में स्थान बाड़मेर में सर्वाधिक है मित्रों। बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्र देखिए नागाना, कौशल व नगर। और जैसलमेर की बात की जाए तो सादेवाला और तनोट। इसके अलावा बीकानेर के बागेवाला, टुबरीवाला, हनुमानगढ़ में नानूवाला, बाड़मेर के गुड्डा मलानी, कोसुल व सिणधरी। प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र उत्पादन करने वाले जैसलमेर के हैं शाहगढ़, तनोट, मनिहारी टिब्बा, चिमनेवाला, गोटाड़ू, गमनेवाला और बीकानेर के भागेवाला। तो ये क्षेत्र हैं प्राकृतिक गैस। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना ये भी इम्पोर्टेंट है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रमशः 74% और 26% की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है, यानी केंद्र सरकार व राजस्थान के साथ में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है और राजस्थान सरकार का इसमें जो साझेदारी है वो 26% की है मित्रों। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्य का शुभारंभ दिनांक 16 जनवरी 2018 को पचबदरा जिला बाड़मेर में किया गया है। तो याद रखेंगे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है परियोजना, शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को पचबदरा जिला बाड़मेर में। अणुशक्ति खनिज, ऐसे खनिज जिनसे आणविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट। तो ये हैं अणुशक्ति खनिज, आणविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आणविक ऊर्जा देश में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग और सीमित संसाधनों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा का विकास किया गया है। यह ऊर्जा रेडियोधर्मी परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक विखंडन जटिल एवं खर्चीला होता है, परंतु इससे प्राप्त विद्युत सस्ती पड़ती है। इसका कारण है 1 टन यूरेनियम से 3 मिलियन टन कोयले अथवा 12 मिलियन बैरल कच्चे तेल के बराबर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है 1 टन यूरेनियम से। विद्युत उत्पादन के अलावा इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है।
अंतरिक्ष यान, समुद्री पोतों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आणविक ऊर्जा का बहुत ही महत्व है। तो इसमें यूरेनियम का उपयोग करते हैं आणविक ऊर्जा बढ़ाने के लिए। देश में आणविक ऊर्जा के संबंध में मुख्य बिंदु देखिए, भारत में परमाणु कार्यक्रम के शुभारंभ करता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया एएसी की स्थापना हुई 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग और शुभारंभ करता थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। याद रखेंगे एएसी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। देश में परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई की स्थापना की गई 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा विकास के लिए 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे में स्थापित किया गया, जिसे 1967 में भाभा अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के टोम्बे परिसर में हुआ। एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन कहाँ से हुआ? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के टोम्बे परिसर में 1956, अगस्त 1956। भारतीय आणविक ऊर्जा अधिनियम 1962 में आणविक और रेडियोधर्मी प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित सभी पहलुओं के लिए कानून सम्मत अवसंरचना का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत आणविक प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा किया जाना भी शामिल है। जितने भी उद्योग धंधे आणविक ऊर्जा से संबंधित किए गए हैं उनका कानून के तहत सुरक्षा किया जाना भी शामिल है। 1969 में भारत के तारापुर परमाणु संयंत्र में आणविक ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ था। 1969 में भारत के तारापुरा, याद रखेंगे 1969 में। 1983 में देखिए, भारत ने आणविक ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB की स्थापना की थी। यह भारत में ऊर्जा हेतु एक नियामक संस्था है जो परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखता है। परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी कौन रखता है? AERB। 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई। ये ऊर्जा से संबंधित है मित्रों, और टॉपिक है आपके, इसलिए बताना जरूरी है। नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड BRNS के द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों की जाती हैं। नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड के द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियां की जाती हैं। परमाणु शक्ति के स्रोत देखिए कौन कौन से हैं। परमाणु शक्ति के लिए रेडियोधर्मिता युक्त विशिष्ट प्रकार के खनिजों जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, एल्मेनाइट, जिरकन, ग्रेफाइट और एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। इन सभी खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आणविक खनिज आपका यूरेनियम व थोरियम है। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम तथा थोरियम की बहुत ही सीमित मात्रा की आवश्यकता होती है और कम मात्रा में ही इनका प्रयोग कर बड़ी मात्रा में आणविक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में इस प्रकार के खनिजों की उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। यूरेनियम के बारे में देखिए, यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। आसानी से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है मित्रों। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम बहुमूल्य खनिज है। यूरेनियम का प्रमुखता से उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है और परमाणु ऊर्जा के अलावा दवा, रक्षा उपकरणों, फोटोग्राफी सहित अन्य में भी यूरेनियम का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। दवाओं में, रक्षा उपकरणों में, फोटोग्राफी सहित अन्य में भी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, बस एक बार पढ़ना ज़रूरी है इसको। दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। यहाँ पर उत्पादन होता है मित्रों यूरेनियम का। इसके अलावा निगेर, रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, US, यूक्रेन आदि में भी यूरेनियम खनिज मिला है। यूरेनियम की प्राप्ति प्रत्यक्षतः खनन द्वारा होती है। बिहार के सिंहभूम और राजस्थान की धारवाड़ एवं आर्कियन चट्टानों, उत्तरी बिहार, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के अभ्रक क्षेत्रों में पिम्पेटाइट चट्टानों में, केरल के समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट निक्षेपों में। तो ये याद रखेंगे मित्रों, धारवाड़ एवं आर्कियन चट्टानों और राजस्थान के अभ्रक क्षेत्रों में पेग्मेटाइट चट्टानों में, ये आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चंपोली जिलों की चट्टानों में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है और
इसके अलावा देखिए, सिक्कर जिले की खंडेला तहसील के रोइल में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के विपुल भंडार मिले हैं। सिक्कर जिले के खंडेला तहसील, यहाँ पर याद रखेंगे इसको। विभाग द्वारा यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आवेदन पर खनिज यूरेनियम और व एसोसिएटेड मिनरल्स के खनन के लिए LOI जारी कर दी गई है। आरंभिक अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार संभावित हैं। खोज जारी है। अनुमान के तौर पर ये 12 मिलियन टन बताया गया है। थोरियम देखिए, थोरियम की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से न होकर, यह आपका जो यूरेनियम है वो प्रत्यक्ष रूप से खनन के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन थोरियम की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से न होकर मोनाजाइट बालू से प्राप्त होती है। मोनाजाइट बालू से केरल की समुद्र तटीय रेत में 8 से 10% है तथा बिहार के रेत में 10% तक है मोनाजाइट खनिज प्राप्त किया जाता है, और जिससे थोरियम आपका प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा देखिए, इल्मेनाइट भारत के पश्चिमी तट पर कुमारी अंतरीप नर्मदा नदी के एस्चुरी महानदी की रेत से प्राप्त किया जाता है। केरल की रेत में इल्मेनाइट के 93% भंडार उपलब्ध हैं। केरल की रेत में इल्मेनाइट 93% भंडार उपलब्ध है मित्रों। बेरिलियम देखिए, बेरिलियम राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अभ्रक खनन क्षेत्रों में बेरिलियम प्राप्त किया जाता है। जीरकन, ये भी केरल की बालू रेत से प्राप्त किया जाता है। जीरकन राजस्थान में आणविक ऊर्जा खनिज उत्पादक क्षेत्र, खनिज जिला और स्थान देखिए, यूरेनियम आपका उदयपुर में सर्वाधिक है। स्थान की बात करें तो उमरा, याद रखेंगे, उदयपुर में सर्वाधिक यूरेनियम उमरा क्षेत्र में। यूरेनियम सीकर में बात करें तो खंडेला रोहिल क्षेत्र में। यूरेनियम भीलवाड़ा में मिलता है, बनास और जहाजपुरा में। थोरियम की बात करें तो पाली में, पाली के भद्रावन में थोरियम मिलता है, पाली के भद्रावन में। अन्य थोरियम मिलता है भीलवाड़ा के सरदारपुरा में। बेरिलियम की बात करें तो उदयपुर के चंपागुड़ा व शिकारबाड़ी में, और बेरिलियम अन्य मिलता है भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के मकरेड़ा में, मकरेड़ा। और बेरिलियम मिलता है आपका राजसमंद के अमेट में। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक आपका, धात्विक व अधात्विक खनिज राजस्थान के। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र के बारे में भी जाना, खनिज किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा, हिस्सा क्या होता है, चट्टानें क्या होती हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और एक साथ में कंप्लीट करवाया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और आगामी प्रतियोगिताओं में आपको अच्छी सफलता मिल सके। आज